तो बच्चों, पिछला वीडियो में आप लोग देखे थे या सुने होंगे पिछला वीडियो में कि हमारे लिए वन कितना उपयोगी है, वन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हमें प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, औषधि प्राप्त होती है, बहुत सारी चीज़ें वन से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और साथ ही हम लोग ये भी जाने थे कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। जलवायु के आधार पर कितने प्रकार के वन होते हैं, संरक्षण के आधार पर कितने प्रकार के वन होते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा उससे आगे जाएंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप लोग घर बैठे जो भी हो साधन, जिस साधन से भी हो, अपनी जानकारी जरूर बढ़ाएं, पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे आपके लिए ही समस्या होगा। क्योंकि अगर आगे जब आप 2022 में जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो हो सकता है अगर एग्जाम अपने समय पर हो तो आपकी तैयारी अगर नहीं रहेगी तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आज हम लोग आगे जानेंगे कि उसी सेकंड चैप्टर जो हम लोग का है वो है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। भूगोल का जो दूसरा पाठ है हम लोगों का वो है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। इसी में आज एक टॉपिक जो हम लोग को जानना है वो टॉपिक ये है वनस्पति जात एवं प्राणी जात का वर्गीकरण। आज क्या हमें जाना है? वनस्पति जात और प्राणी जात का वर्गीकरण। तो इस वर्गीकरण को किस आधार पर किया गया है? तो वो एक संस्था है प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। ठीक है, एक संस्था है प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। इस संस्था के द्वारा क्या बोलते हैं, वनस्पति जात और प्राणी जात को मुख्य रूप से 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी में बांटा गया है। अब ये 6 कैटेगरी कौन है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है कैटेगरी वो है सामान्य जातियां। सबसे पहला जो हमारे पास है कैटेगरी वो है सामान्य जातियां। मतलब पृथ्वी पर उनकी संख्या इतनी उपलब्ध है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके उदाहरण में क्या क्या आते हैं? मनुष्य, चीड़ का पेड़, आम का पेड़ इत्यादि बहुत सारा है, बरगद का पेड़, ये सब सारा चीज जो है वो सामान्य जातियां में आती है। उसके बाद है संकटग्रस्त जातियां। सामान्य जातियां के बाद आती है संकटग्रस्त जातियां। ये जिस भौगोलिक परिवेश में रहते हैं उनके ठीक विपरीत आज परिस्थितियां हो गई है, तो इनकी पूरी की पूरी जाति संकट में आ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर इस परिस्थितियों को बदला नहीं गया या कम नहीं किया गया तो ये विलुप्त हो जाएंगी या पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएंगी। तो इन संकटग्रस्त जातियों में आता है काला हिरण, मगरमच्छ, गेंडा आदि। ठीक है, ये सभी संकटग्रस्त जातियां। सबसे पहला क्या था हमारे पास? सामान्य जातियां, जिसमें कि मनुष्य है, चीड़ है, बरगद का पेड़, ये सारा चीज है। उसके बाद संकटग्रस्त जातियां कि ये जिन भौगोलिक परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रख सकती थी वो भौगोलिक परिस्थितियां आज समाप्त हो चुकी हैं। तो उस भौगोलिक परिस्थितियों को अगर बदला नहीं गया या उसको नियंत्रित नहीं किया गया तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सभी जातियां क्या होंगी? विलुप्त हो जाएंगी। अगला हमारा है सुभेद्य जातियां। अगला जो है वो है सुभेद्य जातियां। इनके साथ भी यही समस्या है कि जिन परिस्थितियों में ये रह रही हैं उन परिस्थितियों को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो ये भी संकटग्रस्त प्राणी की श्रेणी में आ जाएंगे। ये इनकी संख्या है अभी भी उपलब्ध, लेकिन परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, इनकी विपरीत परिस्थितियां हो रही हैं। तो ऐसा न हो कि कहीं ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में चले जाए और फिर जब ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में चले जाएंगे तो एक समय के बाद ये क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। मतलब सबका कारण क्या है? वही भौगोलिक परिस्थिति। जिन भौगोलिक परिस्थितियों में ये जीवित रह सकते हैं वो भौगोलिक परिस्थिति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जैसे आप उदाहरण ले लें, हमें ले जाके कहीं ध्रुवीय प्रदेश में रख दिया जाए या ऐसे जगह रख दिया जाए जहां पर हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई साधन ही ना मिले, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? ये कभी संभव नहीं है, हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो वही परिस्थितियां इनके साथ आ रही है। और सुभेद्य जातियों के उदाहरण में है नीली भेड़, एशियाई हाथी, डॉल्फिन इत्यादि। उसके बाद है दुर्लभ जातियां। इसके बाद जो आती है दुर्लभ जातियां, बहुत मुश्किल से मिलती है जातियां। और फिर इनके साथ भी इनके रहन सहन के लायक जो भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और ये भी संकटग्रस्त जातियों के कगार पर खड़े हैं कि अगर इनको नियंत्रित न किया जाए, इनको सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा तो ये संकटग्रस्त जातियां में चली जाएंगी। तो दुर्लभ जातियां क्या होती है? भूरा भालू है, रेगिस्तानी लोमड़ी है, हॉर्नबिल है, ये सब दुर्लभ जातियां में आती हैं। उसके बाद है स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां किसी भौगोलिक परिवेश में नहीं रहती, एक विशेष खास क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और जो किसी खास विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग स्थानिक जातियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानिक जातियां। और इनका उदाहरण जो है अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, ये सब स्थानिक जातियां जो खास विशेष जगह पर पाई जाती हैं। अब लुप्त जातियां जो लगभग समाप्त हो चुकी है।
तो लुप्त जातियों में क्या क्या आता है, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये सब लुप्त जातियों में आती हैं। हम फिर से एक बार रिपीट करें, ध्यान से सुने कि वनस्पति जाति और प्राणी जाति का जो वर्गीकरण है उसमें प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा इनको पूरे क्या बोलते हैं वनस्पति जाति और प्राणी जाति को 6 वर्गों में बांटा गया है। इसमें सबसे प्रथम पर है सामान्य जातियां, दूसरा संकटग्रस्त जातियां, तीसरा शुभेद्य जातियां, चौथा दुर्लभ जातियां, पांचवा स्थानिक जातियां और छठे नंबर पर है लुप्त जातियां। इन सभी का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। ये जाति करने चाहे वो वनस्पति जात हो या प्राणी जात हो, ठीक है। मैं एक उदाहरण स्वरूप कहना चाहूंगा, जिस तरह से बहुत साल पहले हम लोग अपने आसपास बहुत ज्यादा मैना देखते थे, अब मैना की संख्या हम लोग को कम देखने को मिलती है, कौवा की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। तो कहीं ना कहीं कोई प्रतिकूल कारक है जिसके कारण ये जीवित नहीं रह पा रहे हैं। मैं एक उदाहरण से स्पष्ट किया कि अगर मान लीजिए हमें ध्रुवीय प्रदेश में भेज दिया जाए या ऐसे रेगिस्तानी इलाके में भेज दिया जाए जहां पर हमारे लिए जो आवश्यक चीजें हैं, जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो अगर नहीं प्राप्त हो पाए तो क्या अस्तित्व हमारा रह पाएगा? वहां नहीं रह पाएगा, हम समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब उसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है कि वो कौन कौन से प्रतिकूल कारक हैं जिनके कारण इनकी संख्या में दिन प्रतिदिन घटते जा रही है इनकी संख्या। अगर एक चीज आप गौर करेंगे यहाँ पर, जैसे मेरे पास एक डाटा है कि 1951 से लेकर 1980 तक अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा 26,200 मतलब 26,200 मतलब 26,200 वर्ग किलोमीटर जो है वन जो है उसको काट दिया गया और वहां पर कृषि बनाया गया। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि इस क्षेत्र में जो वन्य जीव रह रहे होंगे उनका अस्तित्व तो समाप्त हो गया होगा। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें जहां पे नर्मदा नदी का बांध बनाया गया है, वहां पर 4 लाख हेक्टेयर भूमि कंप्लीटली वन क्षेत्र था और उसको हटा दिया गया। अब सोचिए कि वहां पे वन्य जीव का क्या अस्तित्व रहा होगा? संभव है? नहीं, वो समाप्त हो गए होंगे। औपनिवेशिक काल में लोग बोलते हैं कि औपनिवेशिक काल में सबसे ज्यादा ह्रास हुआ। क्यों हुआ बता रहे हैं? उस समय रेलवे का विकास ज्यादा हुआ, सड़कें बनी, नहरें बनी, तो ये सब कहीं ना कहीं अगर वन से होकर गुजरा तो वन को समाप्त कर दिया गया। हम प्रकृति नहीं रहने दिए, हम प्रकृति को एक संसाधन बना दिए और संसाधन से हम उनका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं। जिस रूप में भी हो उपयोग कर लो यार। जैसे ये स्थिति वही होगी ना कि भीड़ में अगर कोई व्यक्ति पिट रहा है, सभी पहुंचे तो 4 हाथ सब दे दिए, चलो यार मौका मिला हाथ हम भी साफ कर लेते हैं। हम अगर किसी पौधे या पेड़ की बात करें, उसका छाल, उसकी लकड़ी, उसका पत्ता हर एक रूप में कहीं ना कहीं उपयोग कर रहे हैं और उसका दोहन कर रहे हैं। वन लगाया नहीं जा रहा है, सिर्फ काटा जा रहा है। अगर हम वन लगाने पर ध्यान दें तो ये परिस्थितियां नहीं आएंगी। अभी आप गौर करते होंगे जब वातावरण शुद्ध रहता है तो मौसम कितनी अच्छी लगती है, कितनी अच्छा सुहावना लगता है मौसम। इस कोरोना वायरस के कारण जब बहुत सारी गाड़ियां पिछले बार नहीं चल रही थी लॉकडाउन में, तो वातावरण कितना शुद्ध हो गया था, प्रदूषण कितना कम हो गया था, आप अंदाजा लगाएं। तो वो प्रदूषण नियंत्रण कहाँ से होगा जब आप पेड़ पौधे काटते चले जाओ। एक और मैं उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर, जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि बंगाल में एक है अक्सा टाइगर रिजर्व, जहाँ पे क्या बोलते हैं बाघ को रखा जाता है। वहां पर डोलामाइट के खनन के कारण वो पूरा रिजर्व जो है जहां पर बाघ को रखा जा रहा है वो लगभग खतरे में आ गया उसका अस्तित्व। टाइगर सरकार के द्वारा बाघ बचाओ बाघ परियोजना शुरू किया गया था 19। आप अगर अपने बुक में देखेंगे तो दिया हुआ है कि ये जो योजना है सो आपका 1973 के लगभग में 1973 में शुरू किया गया था बाघ परियोजना, क्योंकि इनकी संख्या इतनी घट गई कि अगर इनको नहीं बचाया जाता तो आज लुप्त प्राणी जो होंगे अपर लुप्त जातियां, उसमें एक बाघ भी होता, एक प्राणी बाघ भी होता। तो ये सब सारे प्रतिकूल कारक हैं जो कहीं ना कहीं इन वन्य जीवों को, वन के अस्तित्व को समाप्त करने में लगे हुए। तो वहाँ वनस्पति जाति प्रभावित हो रही है और साथ ही साथ प्राणी जाति प्रभावित हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके आवासीय परिवेश को अगर आप समाप्त करेंगे तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो जीव वहाँ पर रह पाएगा? पानी आप हटा दें और आप उम्मीद करें कि मछली बच जाएगी, संभव है? ऐसा कभी संभव नहीं। पानी समाप्त हो जाए और आप उम्मीद करें कि वहाँ मगरमच्छ रह जाए या और कोई अन्य जलीय जीव सब रह पाए, ये कभी संभव नहीं है। क्योंकि जब तक उनके जीवित रहने लायक भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध नहीं रहेंगी तब तक वो जीवित नहीं रह सकते हैं। तो बहुत सारे प्रतिकूल कारक हैं। अब इसी बीच में आप ध्यान दें कि वन संरक्षण के लिए क्या हुआ था, बहुत सारे समुदाय जो है आगे आए और इसी परिप्रेक्ष्य में आप सुनेंगे क्या बोलते हैं सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुनेंगे, मेघा पाटेकर का नाम सुनेंगे। ये लोग, इनके बारे में आप गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं। ये लोग वन को बचाने के लिए
आगे आए और लोगों को जागरूक किए कि नहीं, हमें वन को बचाना है, ये हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है, हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में वनों का। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं वीडियो में बताया था कि लोग अपने पेट को भरने के लिए परेशान नहीं है, उससे ज्यादा वो अपनी पेटी को भरने के लिए परेशान है। तो पेटी भरने में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं होगा, दोहन होगा। उपयोग नहीं होगा, दोहन होगा। ठीक है, एक आप ऐसे उदाहरण से आप समझ लें, आप जब कुआं से पानी भर के नहाते हैं, 2 बाल्टी में आप नहा लेते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ सरकार के द्वारा जो सप्लाई वाला वाटर पानी है वो आने लगे, पानी बह रहा है, बहने दो, तो कहीं ना कहीं वो एक प्राकृतिक संसाधन है, एक समय ऐसा आएगा जो भौम जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा और आपके लिए परेशानी होगी, आप पानी के लिए तरसेंगे। तो आप अगर संभल कर यूज करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचेगा या आपके लिए भी बचेगा। लेकिन अगर उसका आप दोहन करना शुरू करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज मनुष्य के द्वारा अगर आप ये कहें एक लाइन में कि जो प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं अगर कोई है दुश्मन सबसे बड़ा तो मनुष्य ही है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को कम, विलासिता को पूरा करने के लिए ये सारे प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है। अगर आप इसी में देखें, आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी परियोजनाएं चलाई गई जहां पर हम पेड़, जंगली जीवों को संरक्षित रख सकें। लोग उसके ऊपर भी आघात कर रहे हैं और उसके अगल बगल में खनन कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चलता है कि यहाँ से कोई खनिज प्राप्त होगा तो खनन करना शुरू हो जाता है, और क्या होता है उससे, वो जो अभ्यारण्य हैं उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह आ जाता है, कहीं वो भी ना समाप्त हो जाए। एक तो उनकी संख्या ऐसे समाप्त हो गई है, उन्हें अभ्यारण्य में रखा गया है ताकि वो सुरक्षित रहें, प्रजनन दर बढ़े उनका, ताकि संख्या उनकी बढ़े, और लोग वहां पर भी प्राकृतिक को असंतुलित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जीव के प्रकार हो गए, प्रतिकूल हो गए। तो वन संरक्षण में अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो वन संरक्षण में बहुत सारे लोगों का योगदान है। अब थोड़ा सा आते हैं समुदाय कैसे इसमें भाग लेते हैं। आप लोग गौर करते होंगे जब आपके यहाँ कोई शादी होता है या कुछ ऐसे मुंडन होते हैं, तो हम लोग आमतौर पर शादी में आम के पेड़ की पूजा करते हैं, मुहा के पेड़ की पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमें एक चीज सीखने को मिलता है कि उस पेड़ को हमें बचाना है ताकि शादी के समय पूजा की जा सके। इससे पेड़ की कटाई पर रोक लगती है। मुआ का पेड़ मत काटो, थोड़ा उसका पूजा करना है। आम का पेड़ मत काटो, उसका पूजा करना है। आप ऐसे ले लें, पीपल का पेड़ का हम लोग पूजा करते हैं शनिवार को, हम बरगद का पेड़ का, महिलाएं बट सावित्री में बरगद का पेड़ का पूजा करती हैं। तो धार्मिक दृष्टिकोण से वहाँ पर हमें पेड़ों का संरक्षण करना पड़ता है। ये मायने नहीं रखता है कि उससे निकालने वाला ऑक्सीजन किस संप्रदाय के लोग उपयोग कर रहे हैं, वो कभी मायने नहीं रखता। वो सबके लिए उपलब्ध है और सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम देते हैं, केले के पौधा का भी हम लोग पूजा करते हैं, नीम के पेड़ का हम पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे का पूजा करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं ये जो हमारी धार्मिक दृष्टिकोण है तो वो इनके संरक्षण के प्रति हमें प्रोत्साहित करती है। कुछ जगह पर ऐसे समुदाय हैं वर्तमान समय में भी जो उनके आसपास जो वन का परिवेश है वो वहां पर वनों की कटाई पर पूर्ण रूप में रोक लगा लिए हैं। अगर आप वन काटते हुए पाए जाएंगे या वहाँ किसी पेड़ की डाली काटते हुए पाए जाएंगे तो आपको आर्थिक दंड लगेगा या समाज से आप बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो ये जो समुदाय वन संरक्षण में ये जो समुदाय अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण को क्या करेगा, संरक्षित करेगा और पर्यावरण क्या होगा, संतुलित होगा। तो समुदाय की भूमिका को भी हम नकार नहीं सकते हैं। अगर समुदाय सजग हो जाए, वहाँ लोगों को वन का महत्व पता चल जाए तो हमें वन की क्षेत्रफल बढ़ाने में बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए अगर हम पेड़ काटे, पेड़ सूख गया, पेड़ काटे तो उसके बदले हम पेड़ लगाएं। प्रत्येक व्यक्ति को ये शपथ लेना चाहिए कि हम प्रत्येक साल कम से कम एक पेड़ लगाएं। अगर एक अमूमन वो 60 साल जिंदा रहता है तो अपने लाइफ टाइम में 60 पेड़ लगाएगा, और 60 पेड़ लगाएगा तो उसमें किसी कारणवश 30 पेड़ अगर समाप्त हो जाएंगे तो फिर भी 30 पेड़ बचेगा। अभी जैसे आम का समय आ गया है, हम लोग एकदम सिंपल काम कर सकते हैं, बहुत आसान होगा ये काम करना। हमारे घर में आम पका हुआ आएगा, उसकी गुठली को हम एक जगह जमा करते चले जाएंगे। जब बरसात का पूर्ण रूप में बरसात का समय आएगा उस गुठली को ले जाकर हम जंगल में ऐसे ही फेंक देंगे। अगर हम 50 गुठली लेके आके फेंकते हैं, 20 पौधे तो पेड़ तो जरूर तैयार हो जाएंगे, 25 तो जरूर तैयार हो जाएंगे। अगर हम अपने घर के सभी मेंबर मिलकर इस तरह काम करें तो क्या होगा, पेड़ की संख्या बढ़ेगी, पर्यावरण संतुलित होगा। तो जन जागरण लाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। वन की कटाई हो, अगर वन सूख गए हैं तो वहां पर पेड़ की कटाई हो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके बदले फिर नए पेड़ लगाए जाए, तब क्या होगा, संतुलन बना रहेगा। अगर मान लीजिए घर में 2 व्यक्ति पैसे कमा रहे हैं, किसी कारणवश दोनों व्यक्ति की आमदनी बंद हो जाए और अगला कोई 2 व्यक्ति कमाना ना शुरू कर दे, तो क्या घर की आर्थिक स्थिति सही रहेगी? कभी सही नहीं रहेगी। तो मतलब ठीक है, 2 व्यक्ति किसी कारणवश काम करना बंद कर दिए, लेकिन अगला 2 व्यक्ति तैयार हो गया और वो काम करने लगा तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। वही है, पर्यावरण अगर संतुलन करना है तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान देना होगा कि
हम जितना पेड़ काटें उसके अनुपात में हम पेड़ लगाएंगे। तो ये जो लुप्त जातियां हैं जिसके श्रेणी में भी एशियाई जाति चीता, गुलाबी सिर वाली बतख आ गई है, वो धीरे धीरे ये सारे जो लिस्ट यहाँ बनेंगे ना, ये सारे किसमें आ जाएंगे, लुप्त जातियां में आ जाएंगे, अगर हम वनों का संरक्षण नहीं करेंगे तब। तो ये हमारे लिए अति आवश्यक है। समुदाय को भी आगे आना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समझनी पड़ेगी अपनी जिम्मेवारी की, वन को बचाओ में हमारी भी जिम्मेवारी है। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर जो था वन एवं वन्य जीव संसाधन, इसमें 3 मुख्य रूप से टॉपिक था। एक आपका वनों के प्रकार था, जिसमें दो तरह के हम लोग पढ़े थे। एक में था क्या बोलते हैं जलवायु के आधार पर, और दूसरा था स्वामित्व के आधार पर, कह सकते हैं कि वनों को बांटा गया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि वनस्पति जात और प्राणी जात का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। तो ये आपको 6 आधार हमको मिला। फिर उसके बाद हम लोग इसमें जाने कि कैसे हम इनका संरक्षण करें, वन का संरक्षण हमारे लिए क्या आवश्यक है, उस प्रतिकूल कारक को ढूंढा जाए और उसे दूर किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बात आई कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा कुछ ऐसे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं जो वन को प्रभावित कर रहे हैं, तो उसे रोकना चाहिए। तो आपके इस पाठ में जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे सबसे पहला तो भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात का वर्गीकरण कैसे किया गया है, फिर उसके बाद है इसी चैप्टर में कि प्रतिकूल कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है कि भारत में वन्य जीव का संरक्षण या वनों का संरक्षण क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये टॉपिक्स है। और फिर वन्य जीव संसाधन का जो प्रकार है, ये वितरण जो है वो कितने प्रकार का है, और समुदाय अपनी क्या भूमिका निभाती है वनों के संरक्षण में। तो ये सारे सेकेंड चैप्टर पार्ट 2 के आपके टॉपिक्स है, आप एक बार देख लेंगे। जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं वो ये ध्यान देंगे कि अगर कोई समस्या हो तो मुझे प्रश्न अपने व्हाट्सएप पर वो मुझे मैसेज करेंगे, फिर समझाया जाएगा, और फिर जब ऑनलाइन क्लासेस होंगी उसमें भी समझाया जाएगा। आप निश्चित रूप से एक काम करें, अगर समझ में आ जाए तो वीडियो लाइक जरूर कर दें और फिर चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्या होगा, अगर जब वीडियो डाला जाएगा तो आप खुद ब खुद आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, और उस आधार पर आप क्या करें, आपको पता चल जाएगा कि हमारा इस चैप्टर का नोट्स आ गया वीडियो, हमें इसे देखना है। थैंक यू।